चाहूंगा। मैं रवि गुप्ता, टाइम्स टुडे बिहार में आपका स्वागत है। शिक्षा संवाद का एपिसोड 2 और आज हमारे साथ दरभंगा के प्रसिद्ध फिजिक्स के विशेषज्ञ शिक्षक नवनीत इंजीनियर नवनीत भार्गव सर है हमारे साथ बीच में। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने समय दिया। मैं सर का धन्यवाद करता हूं कि सर आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं बताना चाहूंगा, लगातार 3 वर्षों से हम लोग शिक्षा संवाद का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और लगातार 12th के जो बच्चे हैं उनके बोर्ड्स को एग्जाम के लेकर के हम आपसे रूबरू होते हैं और दरभंगा के टॉप मोस्ट टीचरों को इनवाइट करते हैं इस संवाद में। आज हमारे बीच में मैथ्स फिजिक्स के डायरेक्टर इंजीनियर नवनीत भार्गव सर हैं, जो लगातार भौकाल के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने विगत वर्ष पिछले साल बिहार बोर्ड 12th में जो भौकाल मचाया था, जिनके फिजिक्स के कई ऐसे प्रश्न थे जो मैं गिना नहीं सकता हूं, 100% टकरा गया था। और इनका स्कोर आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहूंगा, जिनके सपोर्ट से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऑडियंस जो अभी इसको देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने एनर्जेटिक एंकर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनका एनर्जी देख करके मैं खुद बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा और आगे बढ़ाते हुए जो हमारा कल्चर है, लगातार हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनको हम एक सम्मान भी देते हैं अपने इस कार्यक्रम में। मैं पैरामेडिकल क्षेत्र में जो कईयों को ओटी असिस्टेंट बनाने वाले हैं, हसन परवेज सर, जो कि अभी परमानेंट प्राइमरी हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं, हसन परवेज सर को मैं बुलाना चाहूंगा। उनके हाथों मैथ्स फिजिक्स के डायरेक्टर इंजीनियर नवनीत भार्गव सर को सम्मानित किया जाएगा। मैं सर को बुलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि एक सम्मान जो मिलता है वो उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलता है और उनका उत्कृष्ट कार्य जो समाज में एक अदर वे में ले जा रहे हैं। लगातार जो 12th के बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, जो कि नीट में नहीं जाना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से सर ने यह मुकाम बच्चों को हासिल कराया है। जेई हुआ, इन सब में सर का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, इन सभी को हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन फिलहाल अभी सम्मान का समय है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर परवेज हसन साहब को, प्राइमरी हेल्थ केयर के डायरेक्टर को, कि सर आए और मैथ्स फिजिक्स के डायरेक्टर इंजीनियर नवनीत भार्गव सर को सम्मानित करें। थैंक यू सो मच पूरी टीम का। और मैं आप बुलाना चाहूंगा आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर, जिनके द्वारा एक छोटा सा तोहफा है सर के लिए। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आफ्ताब शेख साहब को, कि वो आकर के सर को सम्मानित भी करें और उनको एक छोटा सा उपहार दे। मैं एक बार पुनः प्राइमरी हेल्थ केयर के डायरेक्टर हसन परवेज सर को मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, कि उनके लिए भी एक छोटा सा भेंट है जो कि आरए एजुकेशन के द्वारा दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ग्रुप फोटो हो जाए सर के साथ। थैंक यू सो मच। भौकाल तो मचेगा, इतना तो मुझे इस बार भी यकीन है। नवनीत सर भौकाल मचाते हैं और इनके पढ़ाने का जो तरीका है वो भी मैं बखूबी देखा हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि टॉप टीचरों के लिस्ट में नवनीत भार्गव सर बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट किए हुए हैं अपना नाम। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नीट के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और जेई के भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोनों के लिए तो होता है, लेकिन 12th के बच्चे, उनको दोनों रास्ता खुलता है फिजिक्स के ही। एक कहा जाए तो द्वार है फिजिक्स। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूंगा कि फिजिक्स को लेकर के बहुत डर है बच्चों में, और खास करके ये डर
बहुत पहले इस शहर में बहुत जगह था जब क्लासिकल तरीके से फिजिक्स को पढ़ाया जाता था। फिजिक्स में आप अगर बोर्ड की बात करें या जेई की बात करें या नीट की बात करें तो तमाम एग्जाम्स के लिए थ्योरी तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस न्यूमेरिकल्स के लेवल का अंतर हो जाता है, क्वेश्चंस के लेवल का अंतर हो जाता है। दिक्कत ये होती थी बच्चों में पहले कि कुछ बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाते थे, कुछ बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते रह जाते थे। दोनों चीजों में सामंजस्य सही से नहीं बैठ पाता था। अगर आप खाने की बात करें, हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार लेने की बात करते हैं। मैं क्लास में बच्चों को कहता हूं, सोच छोटी रख खुद का बेड़ा गर्क मत करना, सोच छोटी रख खुद का बेड़ा गर्क मत करना, स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना, और यदि चाहते हो आईआईटी जेईई और मेडिकल में सिलेक्शन अपनी, तो गलती से भी थ्योरी और न्यूमेरिकल में फर्क मत करना। एक छोटी सी शायरी है जो मैं बच्चों को सुनाता हूं। तो अगर आप थ्योरी को प्रॉपर्ली समझें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे और साथ ही साथ प्रॉपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, तो 12th के बाद जेईई नीट या कोई भी एग्जाम हो, अरे भाई गॉस लॉ का अगर थ्योरी होगा तो जेईई के लिए भी सेम है, बोर्ड के लिए भी सेम है और नीट के लिए भी सेम है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल और फ्रीक्वेंसी ये अलग अलग होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और मिथिलांचल के बच्चे, जो बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, अगर उनको आप सही से गाइड करें, हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बोर्ड के साथ साथ जेईई नीट में अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं और मिथिलांचल के बच्चों को, इसलिए मैं इससे पहले बहुत अच्छे जगह पे पढ़ा के आया हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चों में मैं जो एनर्जी देखता हूँ ना, बहुत दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ना ही आपके लिए नीट टफ है, ना ही आपके लिए जेईई टफ है और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम टफ है। अगर आप में काबिलियत है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और बिहार के बच्चे पूरे भारत में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। और नवनीत सर को ही देख लीजिए, आज पूरे भौकाल मचाए हुए पूरे बिहार में। सर मैं बात करूंगा, अब टू द टॉपिक आता हूं, बिहार बोर्ड 12th। बिहार बोर्ड 12th पे बच्चे किस राह से अपनी तैयारी करें, क्योंकि समय तो अब कम है, रिवीजन का टाइम है। बिल्कुल, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत करता हूं। अब समय है ही नहीं, एक तरीके से कहें तो जितनी चीजें बच्चों को आ रही हैं उन चीजों को रियलाइज करके उन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय है। अगर हम लोग खास करके बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड का एग्जाम आपके फरवरी के पहले हफ्ते में है और डेट शीट भी आ चुका है। तो ऐसे में बच्चों को सबसे जरूरी ये हो जाता है कि आप सही स्ट्रेटजी के साथ रिवीजन करें। आप कुछ भी ना पढ़ें, सेलेक्टिव रिवीजन करें, सेलेक्टिव टॉपिक का रिवीजन करें सारे सब्जेक्ट में। कुछ आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास 16 चैप्टर फिजिक्स में होता है, ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट को देख लें तो आपके पास लगभग पांचों सब्जेक्ट मिला करके 80 के आसपास चैप्टर्स हैं। और अगर दिन की बात करें तो आज जो है 9 तारीख है, जनवरी का 9वां दिन है आज, और मुश्किल से 20 या 22 दिन आपका ये सिग्निफिकेंटली बचा हुआ है बच्चों के पास। ऐसे में अगर आप एक चैप्टर एक दिन की बात करें तो भी हिसाब बराबर नहीं हो रहा है, तो फिर बच्चों को सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और सेलेक्टिव किसके गाइडेंस से होंगे? टीचर के गाइडेंस से होंगे, क्योंकि उनके टीचर के पास ये अनुभव है कि वो बता सके कि बेटा अभी ये टॉपिक रिवाइज करो, इसके तरफ मत देखो, ये सवाल बनाओ। हम लोगों ने फिलहाल अपने यूट्यूब पर चमका बैच, हम लोग भौकाल नाम से, आप बार बार भौकाल बता रहे हैं, हम लोग बच्चों को बोलते हैं भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट। बिल्कुल, ये सर का, एक मिनट सर रुकूंगा, सर का जो ये स्लोगन है भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है, 100% ये कहा जाता है। अगर आप अपने आप को उस तरीके से, उस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर जरूर ब्राइट होगा। अचूक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। और हम लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली अपने YouTube पर एक फ्री रिवीजन बैच स्टार्ट किया है। जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड की बात की, तो जो बच्चे 2024 में 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग वन शॉट रिवीजन और PYQs का कंप्लीट डिस्कशन शुरू कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो कोई बच्चा अगर कोचिंग लिया है तो भी उसके लिए रामबाण कोर्स है, नहीं लिया है उसके लिए भी रामबाण कोर्स है। बोर्ड के लिए अब सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता है और मैक्स टू मैक्स PYQs करने की आवश्यकता है। मॉडल पेपर की ओर जाएं, मॉडल पेपर को करें और उसमें जो टॉपिक में डाउट आता है, एक साथ बहुत सारे डाउट्स को एक्यूमुलेट करें और अपने रिस्पेक्टिव टीचर के पास जाएं। एक दो डाउट के लिए मत दौड़ें, आपके पास टाइम बहुत कम है, और बहुत अच्छा करें। बोर्ड के लिए चिंता न करें। कहते हैं कि जो चिंता करते हैं उनकी चिता बन जाती है, तो चिंता न करें, पढ़ें, अचूक स्ट्रेटजी बनाएं, बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएं, टीचर की गाइडेंस लें। बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत जबरदस्त करने वाले हैं, आपका भौकाल टाइट होगा और फ्यूचर भी ब्राइट होगा। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। ये सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, विद इन CBSE के भी बच्चे हैं, उनके लिए भी। CBSE के बच्चों का भी डेट शीट आ चुका है 18 या 22 से, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो सेम बात आपके लिए भी है।
बट आप अपने सीबीएसई का ऑफिशियल सिंपल पेपर सॉल्व करो, और जो बिहार बोर्ड का बच्चा देख रहा है वो अपने बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करें। दैट्स इट। थ्योरी तो बिल्कुल दोनों के लिए सेम है। इवन सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस्ड है, उसके सिलेबस में से कुछ पोर्शंस डिलीटेड भी हैं। तो आप अपने सिलेबस पर फोकस करके प्रैक्टिस करो। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे सही स्ट्रेटजी के साथ, उतना बेहतरीन आपका मार्क्स आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है, और जिस तरीके को सर ने बताया है अगर आप अपनाएं तो कहीं ना कहीं अभी भी जो कहा जाता है चिराग तले अंधेरा, वो बात नहीं होगी। चिराग तले अंधेरा कहते हैं कि जब तक मतलब लास्ट बॉल का सिक्सर भी पूरे गेम को चेंज कर सकता है। अभी तो पूरा एक ओवर बाकी है मेरे भाई। तो अगर कोई 12th का बच्चा टेंशन में है, तो मैंने पहले बोला चिंता मत करो, चिंता करने वालों की चिंता बन जाती है। जब तक तुम हार नहीं गए तब तक तुम विजेता ही हो। और अभी जो 20 दिन है ना, ये 20 दिन पूरा गेम पलट देगा अगर सही स्ट्रेटजी है आपके पास। तो ये मैं बार बार स्ट्रेटजी वर्ड यूज कर रहा हूं। सही नीति बनाओ और लग जाओ। कोई नहीं आपका मार्क्स चुरा सकता है अगर आप कॉपी में लिख के लाओ। और कॉपी में लिख के आने का सीधा तरीका है सेलेक्टिव स्टडी करना। सेलेक्टिव स्टडी करना। बिल्कुल सर, चाय के साथ सर चर्चा किया जाए। बिल्कुल, चाय पे चर्चा और क्या हो सकता है। सर बात करें, मैं 12th के बोर्ड सिलेबस पे हूँ जी। तो सिलेबस तो बहुत ज्यादा होगा जी, लेकिन बिहार बोर्ड का कुछ एक कॉन्सेप्ट रहा है रिपीटिशन का जी। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों को एकदम उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे कुछ चैप्टर्स के नाम, जैसे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत सारे सिलेबस को नहीं पढ़ा है और अभी उसको मतलब ऐसे भी बच्चे इस वीडियो को हो सकता है देख रहे होंगे जो साल भर बस मटरगश्ती करते रह गए हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं अंत भला तो सब भला। रवि सर ने बिल्कुल सही बात पूछा कि ऐसे कौन से चैप्टर है जिसको जरूर एक बच्चे को कर लेना चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पर जो कुछ नहीं कर रहा है वो बहुत अच्छा कर ले। मॉडर्न फिजिक्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं इसके अंदर, एटम्स न्यूक्लियर हो गया, डुअल नेचर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए। ये चैप्टर्स बेवफा नहीं है। अगर आपने इसको एक बार देख लिया, आप अगर इसका वन शॉट रिवीजन वीडियो भी देख ली और पीवाईक्यू को सॉल्व कर ली तो 100% स्कोर करके आओगे। इसके अलावा सबसे अधिक स्कोर वाले वेटेज वाले चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स आपका एक चीज है इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ये 2-3 साल से हो रहा है कि बच्चों के पास ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है लेकिन आपके पास 70 ऑब्जेक्टिव होगा। 70 में से कोई 35 चुनना है भाई। 35 नहीं आ रहा है, कोई चिंता की विषय नहीं है। अगर आपको 10 शॉर्ट आंसर करना है तो 20 में से कोई 10 चुनना है। 6 लॉन्ग आंसर के लिए मतलब 3 लॉन्ग आंसर के लिए 6 लॉन्ग आंसर दिए गए हैं। अगर सिलेबस का 60% ही हमको आता है, 50% ही हमको आता है और वो बढ़िया से रिवाइज है, मैं बार बार स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, हम स्ट्रेटजी को करके एक सिलेबस के पोर्शन को हटा भी देते हैं कि मेरे लिए सिलेबस बना ही नहीं हुआ है, तो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चैप्टर्स के नाम में मैं कहूंगा मॉडर्न फिजिक्स हर बच्चा करे। अगर ऑप्टिक्स तुम पहले से बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो तो फिर उसको रिवाइज करो। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हो तो ऐसे भी कुछ पोर्शन है जिनकी तरफ बिल्कुल मत देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी काफी वेटेज है, तो जो बच्चा पूरा साल भर पढ़ा है वो तमाम चैप्टर्स को सरसरी निगाहों से रिवाइज करे, किसी चैप्टर को नहीं छोड़े। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, सब सारे बच्चों का अपना अलग अलग वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है। हो सकता है किसी बच्चे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा हो, किसी का मैग्नेटिज्म अच्छा हो। तो मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, एक स्ट्रेटजी यहाँ पर देना चाहूंगा आप लोगों को। पूरे सिलेबस को एक पेपर पर लिख लो आप। उस सिलेबस को रेड, ब्लू और ब्लैक 3 जोन में आप कन्वर्ट करो। ब्लैक जोन में वो चैप्टर्स होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, मतलब जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि पूछ लो कौन सा क्वेश्चन पूछना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैं सारा बता दूंगा। ऐसे चैप्टर को आप ब्लैक जोन में रखो। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो ब्लू जोन में आएंगे, जिन चैप्टर्स में आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होगी आपको। मतलब लेट्स से कि एक चैप्टर है, मान लो एटम चैप्टर है, आपके पास एक चैप्टर है मान लो मैग्नेटिज्म में थोड़ा बहुत आता है लेकिन डेरिवेशंस नहीं आते, उनको ब्लू जोन में रखो कि इन पर मेहनत करके इनको ब्लैक में लेके आना है। और जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, साफ नहीं आता, डेंजर, रेड जोन में उसको रख दो। और अगर आपके पास 60% से अधिक सिलेबस ब्लू या ब्लैक जोन में है तो आपको बिल्कुल रेड जोन की तरफ नहीं देखना है। लेकिन अगर उससे अधिक चैप्टर्स आपके ब्लैक ब्लू जोन में नहीं आ रहा है तो फिर आप कोशिश करो कि जो आपके मतलब ब्लैक जोन आपका सेफ जोन है, ब्लू जोन वाले चैप्टर्स को पहले ब्लैक में लाओ। फिर जो 2-4 चैप्टर्स बच जा रहे हैं जो रेड जोन में है उनको कम से कम ब्लू जोन में लाओ। मेरी बात आप समझ रहे हो? ब्लैक जोन आपका सेफ जोन है, ब्लू जोन हाँ ठीक ठाक आता है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है। और अगर हम लोग बात करें रेड जोन की तो आपका डेंजर जोन है। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को प्रायोरिटाइज करो। तो मैं एक स्टूडेंट हूं, रवि सर एक स्टूडेंट है, तो इनका स्ट्रेंथ कुछ और होगा। हो सकता है इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा हो
और मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत वीक हो, तो जनरलाइज एक डॉक्टर क्या एक साथ 500 पेशेंट्स का इलाज कर सकता है? नहीं, सबकी बीमारी अलग अलग होगी। तो अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो, चैप्टर्स का वेटेज आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर में, गेस्ट पेपर्स में, और वहां से फिर आपको इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है स्ट्रेटजी के लिए, आप उसको देख सकते हो मैक्स फिजिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बिल्कुल, सर ने इतनी सारी बातें आपको बता दी कि मैं अब क्या पूछूं, लेकिन मैं पूछूंगा कुछ इसमें आपके फायदे की बात को, कि आपको अगर डाउट है किसी भी चैप्टर में, तो सर ने जो YouTube चैनल का नाम बोला है, मैं सर को एक बार फिर से बोलूंगा, सर एक बार फिर से बता दिया। मैक्स फिजिक्स आप सर्च करके आपको यूट्यूब आ जाएगा, यूट्यूब चैनल आ जाएगा मैक्स फिजिक्स दरभंगा। वहां पे अभी फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसपे हम लोग वन शॉट रिवीजन और PYQs करवा रहे हैं। इसके अलावा पहले से 75 हार्ड डे चैलेंज में बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उसमें करवा के रखे गए हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हो। कहीं का भी स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है तो इसका फायदा उठा सकता है। पूरे बिहार के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप इस चीज का जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपका जितना प्रैक्टिस अच्छा रहेगा आप उतना अच्छा करोगे। लेकिन सर मैं बात करूं तो कम समय में सर 70 ऑब्जेक्टिव रहता है। बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पैटर्न इस बार दिया हुआ है और लगातार 2 वर्षों से दिया है। और सर 70 में से आपको 35 बनाना है, 70 नहीं बनाना है, 35 बनाना है। और उसको सबसे पहले आपको तो 1 से लेकर 70 तक में जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसको टिक कर लीजिए। लेकिन सर समय की जो कीमती होती है, समय एग्जाम के टाइम में वो किस तरीके से मेरा 5 मिनट 1 घंटा में बीत जाता है वो पता नहीं चलता। तो सर ऑब्जेक्टिव कैसे डील करें सर? ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो ऑब्जेक्टिव्स का पैटर्न है पिछले 2-3 साल से, उन ऑब्जेक्टिव्स का पैटर्न कुछ ऐसा है कि आप ये कहिए कि ऑब्जेक्टिव्स बहुत न्यूमेरिकल ओरिएंटेड या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ओरिएंटेड नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की अगर बात करो तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पढ़ते ही आंसर दोगे। तो ऐसे में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जैसे कि हम लोग अभी प्रैक्टिस करवा भी रहे हैं अपने चैनल पर, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो रवि सर मैं ये मानता हूं कि ऑब्जेक्टिव में बच्चे के पास, एक अच्छे बच्चे के पास ऑल टाइम बच ही जाता है। उसके पास ऑब्जेक्टिव में 35 क्वेश्चन हो, अगर सिंसियर बच्चा है 10 मिनट में कर सकता है। फिर भी अगर टाइम बचाना है या अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एक सलाह दूंगा, मॉल जाते हो शॉपिंग करने, स्कैनर से स्कैन होता है, फिर उसका बिलिंग होता है, अपने आप को स्कैनर बनाओ, क्वेश्चन को पूरा स्कैन करो, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को गधे की तरह 1 2 3 4 बनाना मत स्टार्ट करो। 1 से लेके 70 तक के सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्वेश्चन को जितना शांत होकर के पढ़ोगे ना उतना बेहतर स्कोर कर पाओगे। और आपके लिए देखो, कोई टफ सवाल बनाओगे एक तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स मिलेगा, और कोई इजी बनाओगे उसका भी 1 नंबर मिलेगा। तो वहां ईगो पर मत लो एग्जाम में, ये टफ है इसी को बनाएंगे। भाई साहब हमको नंबर चुराना है, अभी बोर्ड के गले में हाथ डाल के नंबर छीन लेना है। तो जो आसान टॉपिक है, आसान क्वेश्चन है, पहले उसको अटेम्प्ट करो ताकि आपके पास अधिक से अधिक टाइम बचे। और कोई स्पेसिफिक ये भी आप जान लो कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड या कोई बहुत टफ ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, आपके पास एडेक्वेट टाइम होता है, बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत रिलैक्स होकर कर सकते हो। इसलिए ऐसी कोई, हाँ सब्जेक्टिव में टाइम मैनेजमेंट की बात होगी तो सब्जेक्टिव में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जी। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ही लिखते लिखते इतना टाइम बिता लेते हैं कि बाद में लॉन्ग आंसर के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो इस स्ट्रेटजी का यूज करें, मतलब क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज कर ले। अगर लर्निंग के लिए जाओगे युद्ध के क्षेत्र में तो दुश्मन को प्रायोरिटाइज करो ना, पहले किसको मारना है, वो क्वेश्चन तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन की संख्या को कम करना है। जो सामने आता है उसको नहीं, हो सकता है कि कोई बहुत ताकतवर दुश्मन सामने आएगा वही हमको मार देगा, तो उससे पहले कमजोर को मार लो, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ दुश्मन कम हो जाए, फिर रिलैक्स हो जाओगे, दिमाग का टेंशन कम हो जाएगा। और यहाँ पर सारे दुश्मन को नहीं मारना है, 70 में से 35 दुश्मन को मारना है, 20 में से 10 को मारना है। तो इजी मारो टफ मारो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स सेम मिलेगा। यही टाइम मैनेजमेंट का टिप्स है जो मैं बच्चों को देना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर ने बताया है। अगर आप करें तो 35 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका रखा है, 100% रखा हुआ है। बिल्कुल सर, मैं बात करूं तो सर अब तो हम लोग ऑब्जेक्टिव डील कर लिए जी, अब सब्जेक्टिव पे आए। सब्जेक्टिव में आए तो 3 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे। नहीं, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है ना, इसमें हम लोग थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंजिंग है पिछले 2-3 साल से। 2 नंबर के क्वेश्चंस और 5 नंबर के क्वेश्चंस। जी जी जी। तो सर 2 नंबर के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते हो? मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। हम लोग जो लास्ट ईयर भौकाली ब्रह्मास्त्र गेस बनाए थे, तो मैं भी जो गेस पेपर्स बच्चों को अवेलेबल करवाता हूं, मैं खुद बहुत अधिक पढ़ता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जिनको मैं कई बार पढ़ चुका हूं, फिर भी पढ़ता हूं ताकि बच्चों को एक्यूरेट गेस दे सकूं। तो मैं एक बच्चे को यही सलाह देना चाहूंगा
तुम हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के शॉर्ट आंसर को कर लो। भाई साहब लॉन्ग आंसर में डेरिवेशंस फिक्स हैं। आप चैप्टर 1 में जाओगे गॉस लॉ पर डेरिवेशंस आता है, चैप्टर 2 में जाओगे बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर-सर्कुलर लॉ पे आता है। तो उन डेरिवेशंस को पहले से प्रैक्टिस करके रखो ना, ताकि आपके पास ये हो जाए कि आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस अगर पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो वहां पे आपके पास कम से कम टाइम में डेरिवेशंस हो जाएंगे। यही लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर को करने का तरीका है। शॉर्ट आंसर की सबके लिए रामबाण पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगाओ, मॉडल सेट लगाओ, कोई परेशानी नहीं होगी, हूबहू क्वेश्चन दिखेगा। बच्चे सर लाइव संवाद में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं जी, जी। और उनका कुछ क्वेश्चन आया है जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा लंबे वेटेज का चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर आप सिलेबस के ओरिएंटेशन से पूछ रहे हो क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है ना, अगर आप ये पूछ रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ का जनरेट होना, इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब पैदा करना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से इलेक्ट्रिक फील्ड या यूं कह लो ईएमएफ प्रोड्यूस करना, वोल्टेज प्रोड्यूस करना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे साहब ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करो तो ये एक तरह की वेव्स, लहर या तरंग होती है जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। क्योंकि ये सेशन बोर्ड ओरिएंटेड है तो मैं बोर्ड से अगर इसको जोड़ूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के साथ मिलकर के 8 मार्क्स का 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 मार्क्स का वेटेज रखता है और मैं इस लाइव सेशन में इसको खत्म कर देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रखने का तरीका है गाए आवीजू इन्फ्रा मारे, गा से गामा रे, ए से एक्सरे, गाए आवीजू, आव से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, इन्फ्रा से इंफ्रारेड, मा से माइक्रोवेव, रे से रेडियो वेव्स। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ट्रिक है याद रखने का, जिसमें गा से गामा रे, जिसको भेदन सिंह कहते हैं, ये सबसे अधिक पेनिट्रेट कर सकता है। मैं अपनी लैंग्वेज में भेदन सिंह बताता हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन बता दूं क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में, लिख लो, बाद में ये मत बोलना स्किटिंग है। गामा रे किसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है? गामा रेज का। किसका पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है? रेडियो वेव का। सबसे अधिक दूर कौन ट्रेवल कर सकता है? रेडियो वेव। सबसे कम दूर कौन ट्रेवल कर सकता है? गामा रेज। भगवान कभी गंजा को पंजा नहीं देता, नोच के सर से खून बहा देगा। गामा रेज का भेदन पावर, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। रेडियो वेव का पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, लेकिन बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है। तो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किसका है और हाईएस्ट ट्रेवलिंग पावर किसका है, ये याद रख लेना। इस पर क्वेश्चन 100% आएगा, लाइव सेशन में बता रहा हूँ। लाइव सेशन बाद में भी रहेगा, देख लेना। बिल्कुल, सर ने जो बातें बताई आप नोट डाउन कर लीजिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और भी सर क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मैं बात करूंगा 2 नंबर की, तो हमारी बात हो चुकी है और मैं 5 नंबर क्वेश्चंस पे सर अब आऊंगा। 5 नंबर के कुछ ऐसे सर जो न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के डेरिवेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे लेंस मेकर फार्मूला करो आप ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूला। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, गॉस लॉ का कूलम्स लॉ से डेरिवेशन और कूलम्स लॉ का गॉस लॉ से डेरिवेशन, ये कर लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर लो। इधर अगर आ जाओगे इसमें मैग्नेटिज्म के अंदर में, तो मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन को पढ़ लो, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वगैरह का डेरिवेशन देख लो। ये कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो इन चीजों पर हम अलग से भी एक वीडियो बना के रखे हुए हैं यूट्यूब पे, उसको भी देख लेना। क्लियर, पूरा क्लियर गाइडेंस मिल जाएगा कि चैप्टर वाइज भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म में कौन कौन सा 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सा 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल, जो बातें सर ने बताई है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसको नोट डाउन करके, अभी भी आपके पास में समय है, 20-22 दिन है, आप जी जान लगा दीजिए तो फिजिक्स में 99.9% नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप क्रैक कर सकते हैं, आपके लिए जेईई का रास्ता खुल जाएगा और सबसे बड़ी बात है नीट में आपका जो फिजिक्स पे कमांड रहेगा वो काबिले तारीफ होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इस चीज पे कर ले तो फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा ही रहेगा। मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले अपने जो भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, हमारे पार्टनर एसपीआई सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि पैरामेडिकल के कई कोर्सेज कराते हैं,
ओटी हुआ, आरटी हुआ, इत्यादि जितने कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट जो कि अब्रॉड के साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन प्रोवाइड करवाती है। आप आए, हमारा नंबर वहां दिया हुआ रहेगा, आप संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज नॉलेज, जहां आप जाकर के कॉलेज के बारे में जो आपको कॉलेज की इच्छा हो उसकी जानकारी ले सकते हैं। और एमएस ग्राफिक्स, प्रिंटिंग की दुनिया में आपको जो भी काम हो आप उनसे करवा सकते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सर, बच्चे का एक क्वेश्चन आया है, सेमी कंडक्टर और एटम्स एंड न्यूक्ली क्या है? सेमीकंडक्टर्स चैप्टर का आपको मतलब मालूम है? सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कुछ कंडीशंस में कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब करंट को बोलेगा रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, और कुछ कंडीशन में सेमीकंडक्टर्स बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स की तरह, जो बोलेगा रुको मत जाओ, रुको मत जाओ कंडक्टर, रुको मत जाओ इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर चैप्टर का वेटेज भाई साहब बढ़िया खासा वेटेज है, 6 से 8 मार्क्स का वेटेज है। इजी चैप्टर है। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लो, पी टाइप एन टाइप के बीच का डिफरेंस पढ़ लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट वन शॉट में अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, सारे गेट्स, लॉजिक गेट्स पढ़ लो और 2 मिनट लगेगा सीखने में। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये सीख लो, एक नंबर नहीं कटेगा। जितना मैंने बोला नोट कर लो। पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप एन टाइप के बीच का डिफरेंस, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का एक वन शॉट वीडियो अपने चैनल पर है, मैथ्स फिजिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वो देख लो। इसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लो, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करें, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में एटम चैप्टर के अंदर में आपसे जो क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बनता है। हिट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन बता रहा हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्टियन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज है कुछ, ये मैं गेस बता रहा हूं 2024 के एग्जाम के लिए, ये ध्यान में रख लेना। न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला आता है उसको ध्यान में रख लेना, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रख लेना है गामा, बीटा और अल्फा पार्टिकल्स किस पर कितना चार्ज होता है, कौन कौन से फील्ड में। मतलब अल्फा, बीटा और गामा, डीके को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये काफी है। और जस्ट पूरे एटम चैप्टर का निचोड़ मात्र 45 मिनट में, पूरे न्यूक्लियाई का निचोड़ मात्र 45 मिनट में कल YouTube पे अपलोड हुआ है। अभी तक 3000 बच्चे देख चुके हैं उसको, तो कहां बैठे हो, जाओ देखो उसको, सीखो, और उसके ऑब्जेक्टिव्स जस्ट उसके बाद जितने क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए सबको करा दिया। आज करा के आ रहा हूं, 7 बजे से ही क्लास होती थी, लेकिन भाई साहब ने बुलाया इंटरव्यू के लिए तो दिन में ही 11 बजे वो क्लास शेड्यूल हो गई है। जाओ वहां से देखो और उसका फायदा उठाओ। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। और मैथ्स फिजिक्स इसी के लिए जाना जाता है, इंजीनियर नवनीत भार्गव इसी के लिए जाने जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका फिजिक्स में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि फिजिक्स एक रामबाण है जो कि आप किसी भी फील्ड में निकल सकते हैं, चाहे वो नीट हो या फिर जेई हो। मैं 12th के बच्चों के लिए, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई है सर, अब मैं एमसीक्यू से आपको सब्जेक्टिव पे आया, सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 5 नंबर दोनों पे आ गया सर। अब 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर हमारे कोई भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो सर आप अपने संस्थान का पता भी बता दें ताकि वो वहां विजिट करके आपसे मिल ले। बिल्कुल, पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कैसे डील करने मैंने बता दिया। मैंने आपको पहले बोला 16 चैप्टर्स हैं भाई साहब, सारे चैप्टर्स के बारे में अगर एक एक करके बताने लग जाऊं यहाँ पर तो थोड़ा लंबा इंटरव्यू चला जाएगा। उसके लिए डेडिकेटेड हम लोग वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे कर चुके हैं और करेंगे भी, आप उससे जुड़िएगा। लेकिन कुछ खास चीजों का जो ध्यान आपको रखना चाहिए आंसर राइटिंग के वक्त एग्जाम में, आपके डायग्राम्स नीट और मतलब एकदम नीट और क्लीन डायग्राम्स आपको बनाने हैं। कोशिश किया करें कि अगर किसी चीज को परिभाषित करें, अगर किसी चीज का डेफिनेशन लिखे तो उसके फॉर्मूले को जरूर वहां पर ऐड ऑन करें। जैसे व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर क्वेश्चन आया तो सिर्फ इंपैक्ट पैरामीटर लिख दोगे तो हो सकता है मार्क्स काट लेंगे वो। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला करो, रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ, जहां जहां संभव हो फॉर्मूलों को या कॉन्सेप्ट्स को डायग्रामेटिकली शो करने का प्रयास किया करो, आपको अधिक से अधिक मार्क्स आएगा। और सबसे जरूरी चीज, पैनिक मत हो एग्जाम को लेकर के, डरो मत, एकदम मत डरो। अभी जितना दिन बाकी है ना उसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने कहा इवन द लास्ट बॉल सिक्सर, अंतिम बॉल का जो छक्का होगा ना पूरे गेम को पलट देगा। और अभी एक ओवर बाकी है, जब तक तुम हार नहीं जाते तब तक तुम विजेता ही हो। और एग्जाम में अभी लंबा समय, लोग बोलते हैं कम समय है, मैं बोलता हूं तुम्हारे पास 15 दिन है। 15 दिन को 24 से गुना करो, इतने घंटे हैं तुम्हारे पास।
उसको 60 से गुना करो, इतने मिनट से तुम्हारे पास, उसको सेकंड से गुना करो, इतना सेकंड है तुम्हारे पास। एक एक सेकंड यूज करो ना, कोई टाइम टेबल नहीं, अभी सिर्फ पढ़ना है। ये नहीं जय मां सरस्वती 7 बजे उठेंगे 8 बजे नहाएंगे, कुछ नहीं होता ये सब। सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। सोना है, ये मैंने बोला, सोना है। चिंता करके सोना बंद मत कर देना, खाना बंद मत कर देना। खाना है, सोना है और पढ़ना है और खुश रहना है। खुश रहोगे तो अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। चिंता मत करना, जो चिंता करते हैं उनकी चिता बन जाती है, सीधी सी बात है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। मैं अभी सर का बात सुन रहा था तो मेरे 12th के समय का मुझे याद आ रहा था कि काश इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो बहुत अच्छा। और एक चीज और, सॉरी, क्वेरी हो, किसी तरह का डाउट हो, बोर्ड एग्जाम को लेके चिंता में हो, रास्ते में है, आप गूगल मैप से आ सकते हो और यूट्यूब सेशंस को रेगुलरली देखो। आपके मैक्सिमम डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का डाउट लगभग सेम आ रहा है। फिर भी अगर कोई पर्सनल क्वेरी हो, बेहिचक आओ, बेहिचक मिलो। टेलीग्राम से जुड़ो, व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करो। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मैथ्स फिजिक्स, फिजिक्स में इंजीनियरिंग लर्निंग। इस साल लगभग 1800 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं उस चैनल से और फायदा उठा रहे हैं। तुम कहाँ हो, तुम भी उठाओ। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। जो कॉन्सेप्ट, आपको डेमोलाइज नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपके लिए सर अवेलेबल है। हमारा यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी ऐसी बातें जो सर ने बताई है वो मे भी आपको पता भी हो, अगर नहीं पता हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है ये चीज। आप करें और करके आपका जब रिजल्ट आएगा तो एक बार नवनीत भार्गव सर से जरूर मिलिएगा और हमें मिठाई लेके आना, मिठाई लेके आना, मिठाई लेके आना। बिल्कुल, पक्का अच्छा करोगे, मिठाई लेके आना, मिलेंगे और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा मिलेगा। जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि सर बिहार बोर्ड तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट दे ही देता है और सबसे फास्ट बोर्ड है इंडिया का। कोविड में भी एग्जाम इसने टाइम से लिया, ये पॉजिटिव बात है भाई बिहार बोर्ड के बाद। बिल्कुल सर। सर नीट और जेई की भी तैयारी कराते हैं। बिल्कुल तो सर नीट और जेई बच्चे के लिए 2 मिनट के लिए ऐसा कुछ मोटिवेशनल बात, क्योंकि सर ने अभी आपको आप जितना मोटिवेटेड होंगे आप उतना पॉजिटिव वर्क कीजिएगा। जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को, अगर कोई बच्चा रिपीटर है, मतलब लास्ट ईयर 12th कर चुका है, तो डेडिकेटेड होकर के अब हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट चार्ट, माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको डेली बेसिस पर रिवाइज करो। आप चैप्टर्स को लेके प्लान कर लो, बहुत अधिक समय नहीं है, और पीवाईक्यूज को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। अगर कोई बच्चा बोर्ड दे रहा है इस बार और फिर जेई नीट देगा तो स्टॉप थिंकिंग फॉर जेई एंड नीट राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम्स पे अच्छे से फोकस करो। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बोर्ड के लिए रहेगा ना तो ये चीज जेई में भी काम आएगी, ये चीज नीट में भी काम आएगा। लेकिन जेई नीट करने के चक्कर में कहीं बोर्ड ना फेल कर जाओ। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं कि मतलब हर चीज का सही समय होता है। अभी जो तुम्हारा समय, जो लोग 12th एपियरेंस स्टूडेंट्स हो, फोकस करो अपने बोर्ड एग्जाम पर। फरवरी में 15 फरवरी तक बिहार बोर्ड तुमको फ्री कर देगा। मार्च के फर्स्ट वीक जाते जाते सीबीएसई तुमको फ्री कर देगा। उसके बाद रिलैक्स्ड होकर के 2 दिन एंजॉय करना, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई उनको देखना, अपने दिमाग को शांत करना और फिर डेडिकेटेड होकर के लग जाना जेई और नीट के लिए। बहुत अच्छा करोगे। जो रिपीटर्स हैं वो डेली बेसिस पर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें जो आपने पूरे एकेडमिक ईयर में बनाया है और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करें। बस यही है जेई और नीट मान के। बिल्कुल, आप अपने रिजल्ट्स हमें जरूर शेयर कीजिएगा, हम अपने वॉल पे भी लगाएंगे और अपने चैनल पर भी लगाएंगे। मैं बताना चाहूंगा सल्फिया पैरामेडिकल जो कि पैरामेडिकल के कोर्सेज कराते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें सरकार 4 लाख का लोन देती है, आपको निःशुल्क शिक्षा आप पा सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, सर ने अभी एजुकेशनल कंसल्टेंट की बात की। यहाँ के मैक्सिमम बच्चों को आइडिया ही नहीं, उनको लगता है मैथ्स किया है तो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा और बायो किया है तो मेडिकल। मैथ्स और बायो वाले बच्चों सुन लो, साइंस वाले बच्चों सुन लो, तुम्हारे पास बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। तुम बायो के हो तो सिर्फ तुमको नीट नहीं, फार्मेसी का ऑप्शन है तुम्हारे पास, बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस के कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल का कोर्सेज है। अगर तुम मैथ्स लिए हो ना तो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बहुत सारे अलग कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो इसकी जानकारी आपको कंसल्टेंट्स देंगे, इसकी जानकारी आपको उस फील्ड का आदमी देगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं। टाइम चेंज हो रहा है बच्चों, वो जमाना चला गया जब लोग 12th करके एसएससी, बैंकिंग और बिहार पुलिस दरोगा मास्टर इसी की तैयारी करते थे। भाई साहब आज ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब है, आज मास कॉम में जॉब है, मास कम्युनिकेशन का जॉब है, आज बिजनेस एनालिस्ट का जॉब है। टाइम चेंज हो रहा है।
लेकिन हमारे आपके घर वाले जो अगल बगल में देखते हैं, हमको उसी के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन आप नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हो, आपके पास दिन रात, आपके पास आपके मोबाइल में पूरे दुनिया का एक्सेस है। आप यूएस जाके जॉब कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब कर सकते हो, आप वहां पे इंडिया का झंडा गाड़ सकते हो, मिथिलांचल का झंडा गाड़ सकते हो, दरभंगा का झंडा गाड़ सकते हो, अपना झंडा गाड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा। अच्छा, बीटेक के अलावा ये भी कोर्सेज है क्या? अच्छा, बीटेक करना है तो कौन से कॉलेज से करना है? फार्मेसी करना है तो कौन से कॉलेज से करना है? फार्मेसी ही क्यों करना चाहिए? सीयूईटी क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कैसे होता है एडमिशन टेस्ट? ये तमाम चीजें, लेकिन बोर्ड जैसे करो तो बोर्ड देने के बाद इन चीजों को लेकर अपडेट करो। आरबीआई के जॉब्स हैं, एसएससी के माध्यम से बहुत सारे जॉब्स हैं, तो आपका करियर 360 डिग्री ओपन होता है 12th के बाद। आप सिर्फ दो एंगल में सोचते हो, 90 डिग्री पर मेडिकल, 90 डिग्री पर जेई। भाई साहब 360 डिग्री में अपने करियर को खोलिए, और इसकी जानकारी जो अभी सर बता रहे थे, एजुकेशनल कंसल्टेंट जो होते हैं वो आपको देते हैं, और आगे कंसल्टेंसी के लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस मामले में। आप उनसे जुड़िए, आपको बेहतर गाइडेंस देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक दिन कैरियर काउंसलिंग को लेकर सर मैं एक डिबेट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है बच्चों के करियर के बारे में बात करने में, और जो आप हमारी इन्वायरमेंट में चल रहा है, हम 12th कर लिए तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन कर लिए तो पीजी करेंगे, पीजी के बाद हम चले जाएं बीएड करने के लिए। बस इतना सा है कि बच्चे चींटी की तरह होते हैं, अगर एक चीनी का दाना दिख गया तो सब उधर की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आया, तुमने अपने अगल बगल में देखा कि दीदी का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, जीजा, साला, फलाना ढिमकाना सब टीचर बन रहा है। तुमको लगा कि इसके अलावा कुछ है नहीं, तो अब सब 12th करके बीएड की तरफ भागेंगे। अरे भाई, जितने को जॉब लगना था लग गया, गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं होगा कि और भी लोगों को रिक्रूट करेगा। तो अब तुमको अगले 5 साल के बाद किधर करियर ऑप्शंस खुलेंगे उसके बारे में सोचना होगा। तुम्हें सोचना होगा कि कॉर्पोरेट किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, आईटी इंडस्ट्री किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तुम्हें सोचना होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाने के लिए ऐसे कौन से टेक्निकल कोर्सेज हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ बैंकिंग में जाना है तो बीएससी या ग्रेजुएशन करके आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स बन सकते हो। बीटेक करो सीएसआईटी से, बैंक्स में उनका अलग से रिक्रूटमेंट होता है, वहां भीड़ भी कम है बैंक पीओ के रिस्पेक्ट में। आप गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर रिक्रूटमेंट बिना किसी एग्जाम का होता है, बस टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा। तो हम लोग सेपरेटली जरूर उस पर बात करेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बोर्ड एग्जाम दे लो आप, उसके बाद फिर उस पर बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग सर से जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो सर के साथ मिठाई खाते खाते हम इस चीज पे जरूर बात करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि एमएस ग्राफिक्स प्रिंटिंग आपको जो भी करवाना है आप उनसे कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ रहेगा, आप संपर्क कर सकते हैं। लगातार शिक्षा संवाद के माध्यम से हमारा यही है, अवेयरनेस लाना, बच्चों को डिप्रेस नहीं करना, और जो भी उनका कॉन्सेप्ट हो उनको दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकों को बुला करके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और कल भी हमारे बीच में बायोलॉजी के नए शिक्षक जो कि दरभंगा के हैं, प्रसिद्ध शिक्षक हैं, उनको हम बुलाएंगे, एसआर सुमन सर को, उनके साथ भी हम संवाद करेंगे। कल फिर से 7:30 बजे हम मिलेंगे। और मैं एक बार फिर से मैथ्स फिजिक्स के डायरेक्टर इंजीनियर नवनीत भार्गव सर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इतना एनर्जेटिक तरीके से 12th के बच्चों के लिए जो भौकाल आपने टाइप किया है वो फ्यूचर उनका जरूर ब्राइट हो, यह हमारा कामना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तमाम टीम का और तमाम देखने वाले व्यूअर्स का। थैंक यू सो मच।